नमस्कार, मैं गौरव मलिक मिशन 73-74 से। आज हमारे साथ हैं 1985 के आईएएस अधिकारी पी राघवेंद्र राव जी। इनका 35 साल का आईएएस का पब्लिक सर्विस का काम रहा। उससे पहले 2 साल ये सीएजी में भी रहे। रिटायरमेंट इनकी भारत सरकार से हुई है, केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स सेक्रेटरी के तौर पे। हरियाणा सरकार में एसीएस के तौर पे इन्होंने अलग अलग विभाग संभाले, जिसमें पंचायत, अर्बन लोकल बॉडी, फाइनेंस, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंस इत्यादि। भारत सरकार में इन्होंने फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में भी सेवाएं दी है। इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, हैदराबाद से। और इन्होंने इसके अलावा यूएसए से भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और सैराक्यूज यूनिवर्सिटी से अलग अलग कोर्सेज में पढ़ाई की है। आप 3 साल तो आप हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे और 1 साल आप 6th फाइनेंस स्टेट कमीशन के चेयरमैन रहे। तो सर, अब स्टेट फाइनेंस कमीशन की आपकी जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं, जो आपकी रही है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता क्या है सर? व्हाट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन? जैसा भारत सरकार है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स है, उसके नीचे जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम बात करते हैं, जैसा लोकल बॉडीज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। चाहे लोकल बॉडीज में अर्बन भी हो सकता है, रूरल हो सकता है। रूरल को हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, अर्बन को हम अर्बन लोकल बॉडीज का वर्ड यूज करते हैं या म्युनिसिपैलिटीज वर्ड यूज करते हैं। जैसा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार के पास पावर्स है कि टैक्सेस कलेक्ट करके, सेंट्रल टैक्सेस जो कलेक्ट करके स्टेट्स को कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी पैटर्न में स्टेट फाइनेंस कमीशन का ये रोल होता है कि जो स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन है, बेसिकली उनमें से कितना परसेंटेज जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो अर्बन हो चाहे रूरल हो, किस पर्टिकुलर परसेंटेज में उनको देना चाहिए और कितना ग्रांट इन एड देना चाहिए, ये बेसिक पर्पस है फाइनेंस कमीशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कब से बनने शुरू हुए फाइनेंस कमीशन, और उससे पहले क्या दिक्कतें आती थी सर? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन शुरू से है, बट जब से ये 73rd 74th अमेंडमेंट्स आया है, उसके बाद ही स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठित हुआ है। और थर्ड लेवल को रिकॉग्नाइज करना उस टाइम से 90s से कह सकते हैं, इनफैक्ट लेट 90s तक थोड़ा एस्टेब्लिश भी हो गया था कि ये जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनको भी एडिक्वेट फंडिंग होना चाहिए, एडिक्वेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, एडिक्वेट ड्यूटीज होना चाहिए। ये रियलाइज होना ज्यादा से ज्यादा शुरू हो गया था मिड 90s से लेके थोड़ा लेट 90s तक, थोड़ा ज्यादा अवेयरनेस जनरेट हुआ है। उसके बाद ये फाइनेंस कमीशन साथ के साथ बनने लग गई है। हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का मैंडेट होता है, उनका रिकमेंडेशन को 5 साल तक होता है। अब ये कोशिश हो रही है कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का जो टेन्योर्स है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का टेन्योर्स है, कोइंसाइड होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लगेगा। सर, जैसा कि आपने स्टेट फाइनेंस कमीशन की परिभाषा बताया, डेफिनेशन बताया, तो अभी हाल ही में 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित हुआ है और आप 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे। जैसा कि आपने बताया कि तकरीबन 25 साल या 25-27 साल से ये स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित होते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते होंगे, रिकमेंडेशंस अलग होती होंगी। तो 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन के क्या ऑब्जेक्टिव थे? जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है। इनफैक्ट जब फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन का जो नोटिफिकेशन इश्यू होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को तकरीबन दोबारा रिपीट करते हैं कि ये मैंडेट क्या है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो स्टेट का पास जो पावर्स हैं टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए, उसमें से कलेक्शन चार्जेस 1.5% के आसपास निकाल के जो नेट टैक्सेस कलेक्शंस है। कलेक्शन चार्जेस क्या होता है सर? कलेक्शन चार्जेस मतलब इतना बड़ा स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी है, ऑफिसर्स हैं, उनको तनख्वाह मिल रही है, गाड़ियां चल रही हैं, दफ्तरें हैं, उसके एक्सपेंडिचर है। सो कलेक्ट करने के लिए भी एक्सपेंसेस हैं। सो कलेक्शन चार्जेस को हटाते पहला, इसलिए उसको नेट टैक्सेस कहते हैं, नेट कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल नॉर्मली 1.5% के आसपास हम गिनते हैं। हमारा फाइनेंस कमीशन ने भी ये कहा है कि जितना भी फॉर एग्जांपल X रुपीस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, हम कहते हैं 0.985 इज द नेट टैक्स कलेक्शन और 98.5% इज नेट ऑफ कलेक्शन चार्जेस।
सो वो जो नेट टैक्सेस हैं उनमें से कितना परसेंटेज, सपोज वो वाई है, वो वाई में से कितना परसेंटेज ये जो थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट अर्बन एंड रूरल का जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे वो पंचायत राज के हैं या कोई भी के हैं, सो पंचायत राज एंड म्युनिसिपैलिटीज हैं, इनको कितना परसेंटेज ये टोटल नेट टैक्स कलेक्शंस में से इनको बांटना है। दिस इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ओके। सो हर फाइनेंस कमीशन अपने अपनी स्टडीज के बेसिस पर, अपना नॉलेज के बेसिस पर, अपना स्टडीज का एनालिसिस के बेसिस पर वो अपने अपने रिकमेंडेशंस देती हैं। सो हमने एक पर्टिकुलर फिगर हमने एक कोट किया था कि ये होना चाहिए, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। ओके सर, मेरा दूसरा सवाल है कि पंचायत्स को और अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंस करने में कौन से बड़े चैलेंजेस हैं? जब आप फाइनेंस कमीशन की बैठकें करते हैं तो कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं? इसे फ्रैंकली मैं ये बता सकता हूँ कि जब हमने एनालाइज किया क्या एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंसेस कितना है और इनका नीड्स कितना है और कितना हद तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको फर्दर रीइंबर्स करना है, इस टाइप का जब एनालिसिस किया हमने एक महसूस ये किया था कि सोर्स ऑफ फंडिंग से ज्यादा इश्यू है कि जो फंड्स इनके पास मिल रहे हैं या ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, OSR वर्ड यूज करते हैं, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो टोटल पैकेज है उनके पास अवेलेबिलिटी है, उनको यूटिलाइजेशन में ये जो दिक्कतें हैं वो ज्यादा है रादर देन गेटिंग फंड्स। सो हमने ये महसूस किया जो फंड्स मिल रहे हैं या फंड्स अवेलेबल है उनके पास, वो किस ढंग से उसको यूटिलाइज करना चाहिए, किस ढंग से उसको अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए, उनको सही ढंग से कैसे ऑडिट करना चाहिए, ये इश्यूज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये हमने महसूस किया। आपने बताया सर कि फंड्स जो मिल रहे हैं, तो आई डोंट रिमेंबर द नंबर एग्जैक्टली, अगर डिमांड 100 रुपीज़ का है, लेट्स से दे गेट द पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज दे गेट 30 रुपीज़। सो यू आर सेइंग कि जो 30 रुपीज़ है उसका ऑडिटिंग, उसका यूटिलाइजेशन और उसकी बुक कीपिंग वो सब सही ढंग से होना चाहिए। ये जो 30 रुपीज में दो पार्ट्स हैं, एक है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे फाइनेंस कमीशन के रूप में हो, चाहे बजटरी अदरवाइज बजटरी एलोकेशन या स्कीम्स के रूप में मिल रहा हो या सेंट्रल स्कीम्स के रूप में मिल रहा हो, वो एक साइड है। दूसरी साइड है ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज में जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते हैं और पंचायत में हाउस टैक्स का जो बात हम करते हैं। सो इस टाइप का ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टोटल रेवेन्यू किट्टी में। सो हमारा फोकस ये था कि जो टोटल किट्टी है उस फर्स्ट ऑफ ऑल किट्टी को थोड़ा बढ़ना चाहिए आमतौर पर, दैट इज ओके, बट साइमल्टेनियसली जितना किट्टी अवेलेबल है उसको किस ढंग से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, किन पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं और उसका प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, उसमें करप्शन की बात तो नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जैसे हम जब मिलते हैं, सरपंचों से मिलते हैं या पार्षदों से मिलते हैं, उनका हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब उनका पर्सनल हैप्पीनेस इंडेक्स हमें दिखाई नहीं देता। वो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट फंड्स। वो क्यों होता है? जो अर्बन लोकल बॉडी से खासतौर पर ज्यादा आप शायद इसके बारे में फोकस कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज में जो डिमांड्स है ऑन द अर्बन लोकल बॉडीज वो एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए काफी हाई होता है। उस प्रपोर्शन में जो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है शायद मोस्ट ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज में वो मैच नहीं करता। इवन इफ दे मैच, उसमें जो कंडीशनैलिटीज है, जो उनका जो प्रोसीजर्स है, जो उनका जो लॉस है वो इतना स्ट्रिंजेंट है, सो लोग फील करते हैं कि ये सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहा है या टाइमली यूटिलाइज नहीं हो रहा, किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए उसके लिए नहीं हो रहा है, इस टाइप का चीज होता है। बट मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ देना चाहता हूँ कि सभी अर्बन लोकल बॉडीज में ये पोजीशन नहीं है। शायद आपका फोकस शायद गुड़गांव का ज्यादा लग रहा है, ओके, बट मैं ये कह सकता हूँ गुड़गांव इतना प्रॉब्लम नहीं है जो शॉर्टेज ऑफ फंड्स के बारे में, which when compared to other municipal corporations like फरीदाबाद है, बाकी जो कॉर्पोरेशंस हैं वहाँ पोजीशन गुड़गांव उनसे कंपेयर किया तो गुड़गांव का पोजीशन डेफिनेटली मच बेटर है। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन में जब आप सर फंड्स को एलोकेट करते हैं वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली,
थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बताइएगा कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ फंड्स क्या होता है और वो करते कैसे हैं फिर आप? तो जैसे मैंने शुरुआत में मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को फंड्स देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नीचे लोकल बॉडीज को फंड्स रिलीज करते हैं फाइनेंस कमीशन के बेसिस, रिकमेंडेशंस के बेसिस पर, अदर बजटरी एलोकेशन स्कीम्स के बेसिस पर। इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं, एक बार लोकल बॉडीज का वर्ड आ गया है। लोकल बॉडीज में अर्बन हो सकता है, रूरल हो सकता है। रूरल लोकल बॉडीज को हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, पीआरआई वर्ड जनरली हम हरियाणा में यूज करते हैं, और म्युनिसिपैलिटीज को हम यहाँ अर्बन लोकल बॉडीज वर्ड भी यूज करते हैं। सो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज एक्स अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को दे रही, एक्स में से कितना परसेंटेज अर्बन को जाना चाहिए, कितना परसेंटेज रूरल को जाना चाहिए, फर्स्ट ये बात है। और उसके बाद जो वर्टिकल फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन में, फॉर एग्जांपल पीआरआई को सपोज वाई अमाउंट मिल गया, वाई में से जिला परिषद को कितना मिलना चाहिए, पंचायत समिति को कितना मिलना चाहिए, ग्राम पंचायत को कितना मिलना चाहिए, एक बात। सिमिलरली सपोज जेड आप लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज को मिल गया, उनमें से कितना परसेंटेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाना चाहिए, काउंसिल्स को जाना चाहिए, कमिटीज को जाना चाहिए, ये भी इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल इसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, मतलब एक आम आदमी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, लेट्स से कि जैसे आपने बताया कि ग्राम पंचायत, आपने पंचायत समिति का नाम लिया, आपने जिला परिषद का नाम लिया, तो ये इनमें क्या फ़र्क है, मतलब ये होती क्या है बाय डेफिनेशन, और नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, इनमें क्या फ़र्क होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बट हर गांव में नॉर्मली ग्राम पंचायत होता है, बट ये जरूरी नहीं है हर गांव का ये ग्राम पंचायत हो। इनफैक्ट 2-3 गांव का ये ग्राम पंचायत हो सकता है, और एक ही गांव में 2-3 ग्राम पंचायत भी हो सकता है। बट अंडरस्टैंड करने के लिए, सपोज ये गांव में एक ग्राम पंचायत है, सो उस पर्टिकुलर विलेज में क्या सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, क्या डिमांड्स हो सकता है, क्या वर्क्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये लोकल लेवल का जो इश्यूज है, लाइक पेमेंट ऑफ स्ट्रीट है, या पॉन्ड का रिमॉडलिंग करना है, या छोटा ड्रेनेज लाइंस लगाना है, या लोकल इकट्ठ जो कूड़ा इकट्ठा करके उसको कहाँ से डिस्पोज ऑफ करना है, जो छोटे छोटे इश्यूज हैं वो ग्राम पंचायत का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और उसके नेक्स्ट लेवल पर ये हम बात कर रहे हैं वर्टिकली, नाउ मैं ऊपर जा रहा हूँ, ग्राम पंचायत के ऊपर जा रहा हूँ, वो है ब्लॉक लेवल पर, जो हर जगह आपको फॉर एग्जाम्पल हरियाणा में 141 ब्लॉक्स के आसपास है। सो हर ब्लॉक का आमतौर पर एक पंचायत समिति होता है। सो पंचायत समिति का जो ज्यूरिसडिक्शन है तकरीबन ब्लॉक का ज्यूरिसडिक्शन से मिलता जुलता है। ब्लॉक मतलब है कि जिसमें 15-20 गांव, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हरियाणा में अबाउट 6000 ऑड विलेजेस है, 141 ब्लॉक्स है। यस, ज़्यादा है, बहुत ज्यादा भी हो, 50-60 भी हो सकता है। Yes. It depends on size of पंचायत, साइज ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस पर ब्लॉक्स बने हुए हैं। सो नॉर्मली वो ब्लॉक्स को हम पंचायत समिति के रूप में भी गिन सकते हैं। तो ओरिजिनली ये ब्लॉक्स क्यों बनाए गए थे सर? यू सी, ओरिजिनली जब इंडिपेंडेंस होने के बाद ये ब्लॉक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि डेवलपमेंट रूरल एरियाज को, उस टाइम ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरियाज का था, रूरल ओरिएंटेड पॉपुलेशन था, अर्बन एरियाज का पॉपुलेशन काफी कम था उस टाइम। 1947 के बारे में बात कर रहा हूँ। सो उस टाइम डेवलप करना है तो रूरल एरियाज को जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे, पूरा कंट्री का डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो सकता है। सो इसलिए ब्लॉक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि शहर है, टाउन के हेडक्वार्टर्स हैं, और गांव है, इसके बीच में जो मीडियम टाइप का जो शहर कह सकते हैं, टाउन्स कह सकते हैं, उसका ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को गिनते हुए कि 50-60 के आसपास जो गांव है, उसके आसपास के जो गांव है, उनको एक ब्लॉक के रूप में करके एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का नियुक्त किया गया है। इनफैक्ट जो इनिशियल इंडिपेंडेंस के बाद बीडीओ का रोल काफी महत्वपूर्ण होता था। इनफैक्ट यहाँ भी कह सकते हैं कि जीप है तो बीडीओ के पास हो, तो कलेक्टर के पास भी ना हो। सो इतना इंपॉर्टेंस हम बीडीओ को देते थे। सो क्योंकि ब्लॉक को डेवलप करना है, वहाँ का आसपास में जितने गांव हैं उनको भी डेवलप करना है, इसलिए ब्लॉक कॉन्सेप्ट लाया गया है। अब जब पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की बात आई है, तकरीबन ब्लॉक के साथ साथ एक पंचायत समिति इलेक्टेड बॉडी भी होना चाहिए, सिर्फ ऑफिशियल्स ही नहीं,
एक इलेक्टेड बॉडी भी हो, ताकि उस ब्लॉक या पंचायत समिति में जो जितना इश्यूज है उनको टैकल करने के लिए लोकल इस इश्यूज को आइडेंटिफाई करना, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सोल्यूशंस क्या निकालना है, गवर्नमेंट का फंड्स कैसे लाना है, ये सारी चीज देखने के लिए पंचायत समिति का गठन किया गया है। कुछ स्टेट्स में पंचायत समिति नहीं है, कोई ज्यादातर स्टेट्स में अब पंचायत समिति भी है। अब आते हैं जिला परिषद। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज एंड जिला परिषद बाउंड्रीज नाउ कंटिन्यूअस हो गई है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल का इश्यूज के बारे में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं जिला परिषद का, चेयरमैन जिला परिषद होता है। सो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इश्यूज को डिस्कस करके उसका समाधान ढूंढने के लिए, उसका फंडिंग को प्रॉपर अकाउंटिंग करने के लिए जिला परिषद का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसी ढंग से अर्बन एरियाज में जब आप जाते हैं तो सर गांव का वोटर जब वोट डालता है तो वो 3 वोट डालता है पीआरआई में, ग्राम पंचायत का, पंचायत समिति का और जिला परिषद का। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। यस, सिमिलरली अब आते हैं अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में वर्टिकल नहीं है, वहां वर्टिकल इसलिए है, एक जिला परिषद में कुछ पंचायत समिति हो सकते हैं, एक पंचायत समिति में गांव ग्राम पंचायत हो सकते हैं। वेराज अर्बन में ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल है। कॉर्पोरेशन में म्युनिसिपल काउंसिल्स नहीं हो सकते, काउंसिल में कमिटीज नहीं हो सकते हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट। सो एक फॉर एग्जांपल गुड़गांव में आपने ले लिया, कॉर्पोरेशन में गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हो सकता है कि पटौड़ी हो, बाकी टाउन्स है वहाँ म्युनिसिपल काउंसिल हो सकता है, छोटा है तो कमिटीज हो सकते हैं। सो ये वर्टिकल है। सो जब फाइनेंस कमीशन का जो फंडिंग का पैटर्न बात करते हैं, हम जिला परिषद के बारे में सोचना चाहिए, पंचायत समिति के बारे में सोचना चाहिए, ग्राम पंचायत के बारे में सोचना चाहिए, इसी ढंग से कॉर्पोरेशन है, काउंसिल है, कमिटीज है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। बेसिकली कोई फॉर्मूला होगा ना सर कि उसमें जैसे हमने सवाल की शुरुआत वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली से की थी, अप्रोक्सीमेटली कितना फंड, कितने परसेंटेज ऑफ फंड्स पीआरआई को जाता है और कितना रेशियो क्या है सर? मैं ये नहीं कहूँगा कितना जाता है, हमने कितना रेकमेंड किया है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हर फाइनेंस कमीशन अपने अपने तजुर्बा से, एक्सपीरियंस से, नॉलेज से, एनालिसिस से वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स करते हैं। सो हमने जो फिक्स किया है वो हमने कहा था कि 7% जितना भी नेट टैक्स कलेक्शन है स्टेट का, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए लोकल बॉडीज को। स्टेट का जो टैक्स कलेक्शन है सर किस किस धारा से आता है? ब्रॉडली पहले हमारे पास वैट होता था, उससे पहले सेल्स टैक्स होता था, अब आता है जनरली जीएसटी का मेन कलेक्शन है, प्लस नॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर होता है। सो ये जो टैक्सेस है, पर सर जीएसटी तो जो मुझे जानकारी है कि वो सेंटर के पास जाता है और फिर बाद में घूम के आता है, और एक्साइज हमारे यहाँ एक्साइज का भी है, सेल्स टैक्स का भी अब भी है, वैट अब भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पास वैट भी है जी। तो कई सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है। आई एम नॉट गेटिंग इट बिकॉज काफी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से, काफी डिस्ट्रीब्यूशन, इनफैक्ट वहां पॉइंट अराइज हो गया, तो 41% ऑफ सेंट्रल का नेट टैक्सेस स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो टैक्स कितनी है, सो ओन टैक्स जो नेट टैक्स कलेक्शन है स्टेट का, एक्स सपोज हम समझ लीजिए, उसका परसेंटेज हमने कहा है कि 7% ऑफ जो नेट टैक्स कलेक्शन ओनली स्टेट मतलब सेंटर का भी जीएसटी हम बात नहीं कर रहे, सेंट्रल जीएसटी अलग है, स्टेट जीएसटी अलग है। ओके, जीएसटी हैज सेंट्रल कंपोनेंट, स्टेट कंपोनेंट एंड अदर थिंग्स। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोस डिटेल्स। ओके, हम वी आर स्टार्टिंग, एक बार एक्स अमाउंट आ गया स्टेट के पास किट्टी में, ठीक है, फिर फर्दर मैं बात कर रहा हूं, बिकॉज हमारा मैंडेट बिफोर दैट जाना नहीं है। हमने देखना है कि आपके पास एक्स है, एक्स चाहे कम हो ज्यादा हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर एक बार एक्स आ गया आपके पास, एक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आवर फाइनेंस कमीशन रोल स्टार्ट्स नॉट बिफोर दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर एक्स। ठीक, एक्स आ गया आपके पास, हमने सारे डिटरमिन करके ये रेकमेंड किया था कि 7% ऑफ एक्स जो भी आपका नेट टैक्स रेवेन्यू है, उसमें से 7% शुड गो टू लोकल बॉडीज, उसमें से 3.5% शुड गो टू अर्बन साइड, 3.5% शुड गो टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। राइट। तो जब एक आम आदमी टैक्स देता है, मतलब कुछ भी खरीदता है, तो वो कोई भी मोबाइल खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, चाय का पैकेट खरीदता है, तो उसमें जो जीएसटी लगता है वो उसमें सेंटर केंद्र का टैक्स भी होता है और स्टेट का भी होता है। तो जो एक्स आपने बताया जो स्टेट टैक्स इकट्ठा करता है,
तो उसमें जीएसटी का स्टेट का पोर्शन प्लस एक्साइज ड्यूटी जो रहती है, जो शराब के प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी स्टेट कलेक्ट करती है टैक्स के रूप में। कोई भी आम आदमी शराब खरीदता है तो उस पर वो टैक्स देता है, प्लस सर वो पेट्रोल खरीदता है तो वो टैक्स देता है जो राज्य सरकार की तिजोरी में जाता है। तो वो सारा जब इकट्ठा होके 100 रुपए बनता है, तो उसमें से आपने कहा 7 रुपए आपने रिकमेंड किया कमीशन में। दैट छोटा अमेंडमेंट ये है, 100 रुपए सीधा नहीं जाता है, 100 रुपए में पहले 1.5 रुपए आप निकालना है कलेक्शन। जितना भी बच जाता है उसका 7%। ओके। क्योंकि स्टेट ने अपने खर्चे से स्टेट मशीनरी को तनख्वाह दे रही है, मेंटेन कर रही है, कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन का भी चार्जेस है। एब्सोल्युटली, कलेक्शन चार्जेस हैव टू बी रिमूव्ड। राइट। तो उसका फिर लगभग 98.5 का 7% वो जो ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति, जिला परिषद और जो नगर निगम और म्युनिसिपल कमेटी, नगर पालिका वगैरह को सबको मिलेगा वो 7%। राइट सर, आगे बढ़ते हैं। सर अगला सवाल परफॉर्मेंस को लेके है, परफॉर्मेंस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी। तो क्या कमीशन में उसकी भी रिकमेंडेशंस दी गई थी? बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस हमने दिया था कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ओन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, OSR हम वर्ड यूज करते हैं। सो जब तक OSR को इम्प्रूव नहीं करते, कितने दिन तक लोकल बॉडीज हमेशा स्टेट गवर्नमेंट का फंड्स के ऊपर ध्यान रख के कब पैसा आएगा, कब मैं खर्च करूं, ये नहीं होना चाहिए। ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को भी जहां तक जितना भी मैक्सिमम पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए कि कितना ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को आप बढ़ाते हैं, ताकि आपका डिपेंडेंसी ऑन ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट या बाकी सोर्सेज से कम हो जाए। सो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को जब बढ़ाते हैं, हमने कहा था एज एन इंसेंटिव मनी, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, सपोज आप 100 रुपीज बढ़ाते हैं, हमने कहा था इंसेंटिव के रूप में फाइनेंस कमीशन ने एक रेकमेंड किया था और 100 रुपीज आपको एडिशनल आपको मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्राम पंचायत है, सो उनको सपोज 1000 रुपया पहले ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, सो उसको 1000 से लेके आपने 1,500 कर दिया। 1,500 रुपए एक्स्ट्रा जो आपने कलेक्ट किया था फाइनेंस कमीशन की तरफ से, हमने अनदर 500 रुपए आपको देने के लिए रेकमेंड किया, प्रोवाइडेड फिगर्स आर ऑडिटेड। सिमिलरली ऑन अर्बन लोकल बॉडी साइड, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज में थोड़ा और ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का थोड़ा चांसेस ज्यादा है, सो हमने वहाँ 50% इंसेंटिव मनी रखा है कि आप सबको जितना आप एडिशनल आप कलेक्ट करते हैं, उसका इनिशियल पीरियड में 50% ऑफ द एडिशनल जो टैक्स कलेक्शन है, प्रोवाइडेड 15% से ज्यादा इंक्रीज हो। ये नहीं है को 2% 3% बढ़ा के दिखा दे मेरे को इंसेंटिव दो, नहीं। इंसेंटिव मनी तब लागू होगा जब कम से कम 15% आप पिछले साल से इंक्रीज करते हैं, सो देन ओनली आपको इंसेंटिव मनी में आपको हकदार बन जाते हैं। सो इस टाइप का हमने, प्लस दिस इज वन। सेकेंड, हमने ये कहा था कि परफॉर्मेंस गारंटी में अर्बन लोकल बॉडीज का मेन रोल है सीवेज कलेक्शन से, क्लीनलीनेस है, सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन है। सो हमने कहा था कि स्वच्छ रैंकिंग में, स्वच्छ के जो अर्बन लोकल बॉडीज के रैंकिंग्स होते हैं भारत सरकार निर्धारित करते हैं, वो रैंकिंग्स में आपको हाई रैंकिंग मिलता है, उसका जो आपका श्रेय जाता है, आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन आपको इंसेंटिव मनी के रूप में फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया। राइट सर, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात की, तो मैं 2 सवाल इकट्ठे रखता हूँ, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा कि ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक ग्राम पंचायत के स्तर पे या PRIs के स्तर पे क्या क्या हो सकते हैं और अर्बन लोकल बॉडी के स्तर पे क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या ये बात सही है कि एक सरपंच जो है वो ज़्यादा कैपेबल है या उसका अधिकार ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए नगर निगम पार्षद ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू के फ्रंट पे? कि ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मान लो सरपंच को मोटिवेटेड है, सरपंच हाईली एजुकेटेड है, वो चाहे कि भाई मुझे तो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा करना है, मुझे सरकार के पास बार बार नहीं जाना कटोरा लेकर के, मैं तो यहीं से इकट्ठा करूँगा, यहीं खर्चूंगा, तो वो मतलब कर सकता है। पर एक अगर नगर निगम पार्षद या म्युनिसिपल कमेटी का पार्षद चाहे कि ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू करूं, तो वो नहीं कर सकता एज कंपेयर टू ए सरपंच। तो ये सवाल है सर। बेसिकली पंचायत राज इंस्टीट्यूशन ग्राम पंचायत के लेवल पर ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज हाउस टैक्स।
हाउस टैक्स, पहले चूल्हा टैक्स कहते थे, हाउस टैक्स की हम बात करते हैं। सो हाउस टैक्स का मैक्सिमम कलेक्शंस करना पंचायत का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इंश्योर करना चाहिए कि जितने जो घर हैं, तो जितने भी हाउसेस हैं, उनमें से जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफाइड रेट्स हैं उसके बेसिस पर टैक्सेस कलेक्ट करना चाहिए, ताकि ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पंचायत राज ग्राम पंचायत के लेवल पर ज़्यादा हो। बट जब अब अर्बन एरियाज के बारे में बात करते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रॉपर्टी टैक्स है, फायर टैक्स है, ये कई और सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, जो ट्रेड टैक्स में भी बात करते हैं। सो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफाइड रेट्स हैं, क्या सपोज आपको 100 रुपीज़ कलेक्ट करना चाहिए, आजकल सपोज वो 20, 30 रुपीज़, 40 रुपीज़ के आसपास ही कलेक्ट हो रहा है। सो हमने ये कहा है कि आप जितना पहले कलेक्ट कर रहे थे उनमें से इम्प्रूवमेंट दिखाओ, नोटिसेस दो, चेक करो, सर्वे करो, और वो क्यों नहीं दे रहा है और वो प्रॉपरली अकाउंटिंग क्यों नहीं हो रहा है। ये ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू को बढ़ावा देने के लिए हमने कहा था इंसेंटिव मनी आपको मिल जाएगा। जितना आप एडिशनल अमाउंट्स कलेक्ट करते हैं, ओवर एंड अबव 15%, उसका 50% स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस कमीशन का ग्रांट्स के रूप में आपको एडिशनल पैसा मिल जाएगा, ये हमने कहा। प्लस हमने कहा था कि जो स्वच्छ रैंकिंग्स हैं उसमें से, क्योंकि उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, अर्बन एरियाज के लिए हमने कहा था कि आप एफर्ट्स करके गार्बेज कलेक्शंस हैं, प्रोसेसिंग है, सेग्रीगेशन है, सो ये सारे चीज़ करके आप अपना जो स्वच्छ रैंकिंग्स में आप बढ़ोतरी दिखाओ, और नेशनल लेवल पर आपको अच्छे रैंकिंग्स मिल जाता है। एक एडिशनल के फंड्स के रूप में हम आपको एक इंसेंटिव मनी हमने रेकमेंड किया। जैसा सर आपने पहले कहा कि एक नगर निगम में, जैसे गुड़गांव जैसे नगर निगम में, जो एक निगम पार्षद की डिमांड होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तो वो अनसेटिस्फाइड सा रहता है। और दूसरी तरफ प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन भी लो है, तो उसमें भी आप कह रहे हैं कि प्रयास बढ़ना चाहिए। तो इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैसे भूमिका निभा सकता है? क्योंकि अभी क्या है, जैसे मान लो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैंपेन चलाए घर घर जाके कि प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करवाए, वो इकट्ठा हो गया, वो तो चला गया जी, तिजोरी में सरकार के चला गया, पर कोई ज़रूरी नहीं कि उसने जो इकट्ठा कराया वो वापस उसे मिलेगा। इट डिपेंड्स ऑन द म्युनिसिपल कमिश्नर कि वो फंड जो आया कि वो कहीं और भी भेज सकता है उसको, तो वो क्यों मोटिवेटेड होगा वो इकट्ठा करवाने को? तो आपने वर्ड यूज किया गवर्नमेंट को नहीं जाता है। हाँ हाँ, जितना भी प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं वो कंसर्न म्युनिसिपल कमेटी के पास ही है, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है। ठीक। ओनली थिंग इज उसका जो यूटिलाइजेशन है, जैसा पार्षद सभी मिलके हाउस में पास करते, बजट पास करते हैं, उस बजट अप्रूव्ड बजट के अनुसार ही वो खर्च कर सकते हैं। ये नहीं म्युनिसिपल कमिश्नर बजट एक पास हो गया वो अलग चीज है, म्युनिसिपल कमिश्नर अपनी मर्जी से कुछ करे नहीं। सो एक बजट पास होता है कॉर्पोरेशन में, सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, करने के बाद एक फैसला करते हैं कि इसके ऊपर इस पर्टिकुलर वार्ड में इतना पैसा खर्च करना चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया के लिए खर्च करना चाहिए, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए खर्च करना चाहिए। सो जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसके अनुसार ही उस पर्टिकुलर करना चाहिए। सपोज उसमें कोई चेंजेस हैं, दोबारा हाउस में जाना चाहिए, अमेंडमेंट के रिक्वेस्ट करना चाहिए, रीजंस एक्सप्लेन करना चाहिए। सपोज हाउस उसको अग्री करते हैं, उस बेसिस पर ही करना चाहिए। गांव में अगर हाउस टैक्स सरपंच कलेक्ट करवाएगा, मान लो उसने 80 रुपया इकट्ठा किया या 8 लाख इकट्ठा किया, तो वो 8 लाख वो उसके गांव पे ही लगेगा। करेक्ट। पर 8 लाख इधर निगम पार्षद ने इकट्ठा करवाया तो वो जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन कि बहुत सारे बीच में हाउस आ गया, म्युनिसिपल कमिश्नर आ गया, ये फर्क है ना सर? नहीं, फर्क मैं नहीं कहूंगा। आप बात कर रहे हो वहां ग्राम पंचायत या सरपंच, बट सरपंच भी अकेला नहीं है। सरपंच और जो मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत है, सब मिलके ग्राम पंचायत की तरफ से वो भी बजट जैसा पास करना चाहिए ग्राम पंचायत। पर वो तो गांव के ही है ना सर, वो 8 लाख तो गांव में ही लगेंगे ना। Correct. पर इधर 8 लाख वार्ड के बाहर जा सकते हैं। आप कंपेयर कर रहे हैं एक सरपंच एंटायर ग्राम पंचायत का विद पार्षद ऑफ पर्टिकुलर वार्ड। ये वार्ड को हम ग्राम पंचायत से कंपेयर नहीं कर सकते। हम बात करना है तो ग्राम पंचायत बात किया तो यहाँ टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बात करना चाहिए, नॉट वार्ड। नहीं, उसमें इशू ये है सर, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं पार्षद,
जैसे हम उन्हें एडवाइस करते हैं कई बार कि भाई जैसे फंड्स की कमी है, वो कहते हैं फंड्स की कमी है, तो हम उन्हें कहते हैं भाई प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन बढ़वाओ। तो उसने मान लो ड्राइव चलाया, पर वो यूं कहता है कि मैं मतलब मोटिवेटेड नहीं होता, क्योंकि वो जो 8 लाख या 10 लाख जो भी वो कलेक्ट करवाएगा, तो वो फिर वो काफ़ी रेड टेप वाले प्रोसेस में जा सकता है। ये आर्गुमेंट थोड़ा इसलिए सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंटायर हरियाणा का ले लीजिए, गुड़गांव का ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास रेवेन्यू गवर्नमेंट को गुड़गांव से जाता है। राइट। और सपोज एमएलए गुड़गांव ये कहे कि एंटायर रेवेन्यू जो मैं यहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ 50% यहाँ यूटिलाइज करें, और बाकी जो एमएलए हैं वो कहेंगे ये क्या हो रहा है, हम स्टेट एक ही है। सिमिलरली गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर बात करो, हो सकता है महाराष्ट्र, हो सकता है तमिलनाडु, वो ज्यादा फंड्स इकट्ठा कर रहे हो। राइट। वो हमारा कोशिश ये होना चाहिए एंटायर एरिया डेवलप हो। सो एक पार्षद अच्छी बात है, डेवलप करके सपोज प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाते हैं, वो एंटायर शहर के लिए भी होना चाहिए। हो सकता है कुछ एरियाज में वो पोटेंशियल नहीं है, एक एरिया में कुछ पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ठीक है ना, हो सकता है एफर्ट्स के अलावा पोटेंशियल भी है। राइट। सो दिस इज फॉर द हाउस टू डिसाइड, नॉट एन इंडिविजुअल पार्षद टू डिसाइड कि ये जो टोटल कितनी आ रहा है वो कौन सा पर्टिकुलर वार्ड में जा रहा है या दूसरे जगह जा रहा है, या सभी मिल के आपस में मिल के दे हैव टू डिसाइड। राइट। सो पंचायत में ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू में सर पंचायत भूमि भी है। पंचायत भूमि को हमने एक्सक्लूड इसलिए किया था, हम जानबूझ के हमने लिखा है तो हो सकता है कि ग्राम पंचायत में काफी शामला जमीन है और उसको पट्टे पर देते हैं और काफी फंड्स इकट्ठा करते हैं, और हो सकता है नेक्स्ट में ऑक्शन में और अच्छा पैसा मिल जाए, और वो उसमें ग्राम पंचायत का रोल कम है उस पर्टिकुलर अमाउंट को इंक्रीज करने में। सो इस टाइप का चीज हमने फोकस उन एरियाज में किया है जहां ग्राम पंचायत अपने एफर्ट्स ज्यादा करके रेवेन्यू बढ़ाया। ये नहीं है वो बिना वो कुछ करते हुए रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाता है, सपोज हम उसका इंसेंटिव मनी से हटा दिया है। सर एक ऐसे ही सवाल आया, जैसे आपने शामलात जमीन का नाम लिया, तो इस तरह के बहुत से शब्द हैं जो एक आम नागरिक नहीं समझता। तो क्या कभी सरकारों में ये डिस्कस होता है कि जो ये बहुत टफ वर्ड हैं, जो इनको एक पटवारी या जो एक कर्मचारी है या अधिकारी है सिर्फ वही समझ पाते हैं, या जिसका वास्ता पड़े थोड़ा बहुत वो समझ लेता है, बट एज ए होल सब नहीं समझ पाते? हो सकता है शहर में बैठ के हम शामलात के बारे में हमारा अंडरस्टैंडिंग कम हो, बट मैं ये मानता हूँ हर ग्राम पंचायत में जो भी वहाँ रेजिडेंट्स हैं उनको ये पता होता है कि मेरा गांव में कितना कॉमन लैंड्स, उसको कॉमन लैंड्स इंग्लिश में कॉमन लैंड्स वर्ड यूज करते हैं, हिंदी में हम शामलात कहते हैं। सो विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट जो है वो बड़ा क्लियर है, और लोग मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द लोकल जो लोग हैं ये गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि ये कौन सा किला शामलात है, कौन सा किला प्राइवेट है। इतना नॉलेज ये मैं नहीं मानता कि किसी को पता ही नहीं है शामलात में। नहीं पता होता है सर, पर वो शामलात शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वो कहते हैं पंचायत की भूमि है, पंचायत की है, क्योंकि शामलात का मैनेज कर रही है पंचायत। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डेफिनेशन, उसमें काफी और कोर्ट का जजमेंट्स भी है। एनीवे फॉर द प्रेजेंट जो कॉमन लैंड्स है, कॉमन लैंड्स का जो जितना फंड्स इकट्ठा होते हैं वो भी दे आर आल्सो वन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बट इंसेंटिव मनी के तौर पर वो जो इंक्रीज होता है हमने फिलहाल एक्सक्लूड किया। एग्जाम्पल देता हूँ सर, 2022-2023 का जो अभी पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट आया, संजोली नाम की पंचायत है जो हरियाणा में नंबर 1 पे आई है। ये समालखा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है संजोली। तो वहाँ के हम सरपंच से मिले, पूर्व सरपंच से मिले, तो उनकी जो पंचायत भूमि है, शामलात भूमि है, उस पर काफ़ी कब्जे थे। तो उन्होंने वो कब्जे वगैरह छुड़ाने के लिए प्रयास किए। 350 एकड़ ज़मीन थी, वो अब 172 एकड़ को उन्होंने ऑक्शन किया। सो वो बता रहे थे कि पहले हमारी पंचायत की इनकम 15 लाख के आसपास थी, जो अब 80-90 लाख एक साल में हो गई है। तो इसका इंसेंटिव क्यों ना मिले सर? मैं ये कह रहा हूँ, दिस इज अ स्लाइटली कंट्रोवर्शियल पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। हमने सभी कमीशन में इसके बारे में काफी चर्चा करने के बाद हमने सोचा था, क्योंकि सपोज एक ग्राम पंचायत है जिसके पास कोई शामला जमीन ही नहीं है, राइट, और व्हेन कंपेयर टू ए ग्राम पंचायत जहाँ काफी जमीन है, हो सकता है तो नजायज कब्जा हो, कुछ
फ्री हो। और हमने ये एफर्ट्स किया था, हो सकता है कि नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन में ये हट जाए कंडीशन। ये थिंकिंग होता है कि हमने ये महसूस किया था कि एक ग्राम पंचायत का जो रोल है, अपने ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का हमारा ज्यादा फोकस था हाउस टैक्स के बारे में। ठीक। आप हाउस टैक्स को पहले बढ़ाओ, फंडामेंटल चीज करो। तो आप ये कह रहे हैं जो एफर्ट मतलब जमीन की का पैसा कलेक्ट करने में इतना नहीं है, हाउस टैक्स में एफर्ट है। बहुत एफर्ट है, बहुत एफर्ट है। क्योंकि Right. परसेंटेज जो उस टाइम मैंने, जहां तक मेरे को याद है 5-6 साल पहले की बात है, 15%, 10%, 20% इस रेंज में हम बात करते थे कलेक्शन रेशियो। हमने कहा ये क्या हो रहा है, आपके पास चाहे वो 10 रुपए हो, 15 रुपए हो, क्या उतना भी पे करने के तैयार नहीं है वो जो कंसर्न हाउस ओनर है। ये बहुत दयनीय स्थिति है। सर, आप कमीशन में सुझाव दिए हों कमीशन ने, या अब आप क्या सोचते हैं कि what mechanisms do you suggest to ensure better accountability and transparency in the use of funds? बिल्कुल सही सवाल है। इनफैक्ट शुरुआत में मैंने कहा है कि फंड्स का इकट्ठा करना एक चीज है, उसको फंड्स को सही ढंग से यूटिलाइज करना, प्रॉपरली उसको अकाउंट करना, उसको ऑडिटिंग कराना है, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। हमने इसलिए ये कंडीशंस रखा है कि हर ग्राम पंचायत का अकाउंट्स ऑडिटेड हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट सही ढंग से मेंटेन करें, प्रॉपरली मेंटेन करें, एज पर रूल्स मेंटेन करें, और उसको सही ढंग से ऑडिटिंग कराएं। और इसी ढंग से अर्बन लोकल बॉडीज में भी प्रॉपर अकाउंटिंग हो। म्युनिसिपल अकाउंटिंग कोड आना चाहिए, म्युनिसिपल अकाउंटिंग कोड के मुताबिक आपका अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, टाइमली मेंटेन करना चाहिए, और टाइमली उसको ऑडिट भी कराना चाहिए। ये भी हमने कहा था। साथ के साथ ये भी हमने कहा है कि आईटी टूल्स, आजकल इतना एडवांसमेंट हो रहा है कि आईटी टूल्स हैं, इनको भी आप इस्तेमाल करके मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए कि आपको मॉनिटरिंग का और ये जो प्रोसेसिंग का ये भी अच्छी तरह आप मेंटेन करो, ये हमने कहा। तो सर, ये आपने म्युनिसिपल अकाउंटिंग कोड की बात करी, कोड आना चाहिए आपने बोला, तो वो अभी है नहीं क्या? नहीं, जिस तारीख को हमने अपना रिकमेंडेशन दिया था, नेशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग कोड भारत सरकार ने सजेस्ट किया था। सो हमने उस टाइम भारत सरकार ने कहा है कि हर स्टेट नेशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग कोड को सूटेबली अडॉप्ट करे उस टाइम तक। सो हमारा दूसरा, हम अकाउंटिंग कोड को, बहुत पुराना अकाउंटिंग कोड को फॉलो कर रहे थे। सो काफी एडवांसमेंट हो गया। हम इनफैक्ट इफ आई रिमेंबर राइट, मे बी आई थिंक 1930s का कोई अकाउंटिंग कोड उस टाइम फॉलो कर रहे थे। हमने कहा था ये क्या 80 इयर्स 90 इयर्स हो गया, उसके बाद अभी नेशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग कोड आ गया है। आप नेशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग कोड को सूटेबली स्टडी करके आप अडॉप्ट करो, और उसके मुताबिक अर्बन लोकल बॉडीज में कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, किस पर खर्च करना है, कब कब ऑडिटिंग होना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। सो ये हमने कहा था कि ये मैंडेटरी कंडीशन होना चाहिए। पंचायत के साइड पे कोड की क्या स्थिति है सर? रीजनेबली ओके, ई ग्राम पंचायत पोर्टल आ गया है। सो हमने कहा था कि हर ग्राम पंचायत में जो ग्राम सचिव है, सरपंच, सब मिलके, सो ई ग्राम पंचायत का अब लेटेस्ट गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शंस है अकाउंट्स को मेंटेन करने का, उसको सही ढंग से फॉलो करो। और जो लोकल फंड ऑडिटर्स होते हैं, लोकल फंड्स को ऑडिट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करके ऑडिटिंग कराएं, ट्रांसपेरेंसी करें, कहीं गड़बड़ है तो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, एक्शन लें। जब तक ये क्लियर मैसेज नहीं जाता है पैसा इकट्ठा करना ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गलत बात है। पैसा इकट्ठा करने के बाद उसको सही ढंग से यूज करना, और प्रॉपरली कौन सा चीज के ऊपर खर्च करना चाहिए ये भी पहले डिसाइड करें, सब मिलकर डिसाइड करें, वहां खर्च करें। ये हमारा फोकस था। कमीशन की रिपोर्ट में आपने मेंशन भी किया है कई जगह कि डेटा, जैसे कमीशन को बहुत सारा डेटा खर्चे का मिल नहीं पाया, ऑडिट नहीं मिला, ये नहीं मिला। तो मतलब अगर डेटा नहीं मिला तो कमीशन के पास अभी या तो अधिकार नहीं होंगे कि उन पर कोई एक्शन लें, और या फिर कोई ऐसा लॉ नहीं है कि अगर कोई ऑडिट नहीं कराती पंचायत या अर्बन लोकल बॉडी तो उन पे कोई एक्शन हो, मतलब लॉ हैविंग टीथ, ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है क्या सर? बेसिकली आप इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज में आ गए हैं। हमेशा कमीशन का हमेशा ये फोकस है, रिकमेंडेटरी बॉडी है, जैसा एग्जिस्टिंग है वो स्टडी करें, उस बेसिस पर अपना रिकमेंडेशंस दें। एक बार रिकमेंडेशन गवर्नमेंट के पास आने के बाद
वो सूटेबली एक्सेप्ट करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। सो जैसा मैं आपने कहा है कि क्या पहले क्या सिस्टम था, अब ये जो पैसा आ रहा है उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। नाउ इट इज फॉर द कंसर्न डिपार्टमेंट्स टू फोकस अटेंशन ऑन कितना पैसा आ रहा है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, अकाउंट्स में ठीक से मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं है तो क्या एक्शन लेना चाहिए। दिस इज फॉर द कंसर्न डिपार्टमेंट्स टू टेक। Right, sir. Sir, we are moving to next question. Next question is related to capacity building. Capacity building जो सरपंचों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में दर्शकों को बता दूं कि सरपंचों की और पार्षदों की ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूट्स की मैं बात करूंगा कि हरियाणा में कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वो किस स्तर पे हैं, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वहाँ पढ़ाने वाले जो ट्रेनर हैं उसके बारे में भी कमीशन ने काफ़ी लिखा है। तो सर उसके बारे में प्लीज़ बताइए। इसी हमारा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम उन्होंने भी वहाँ विजिट किया था 1950s अर्ली 50s में। सो वो जो हमारा पंचायत राज का जो इंस्टीट्यूट है, ये वहाँ दो इंस्टीट्यूट्स हमने एक ही कैंपस में रखे हुए हैं। एक हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, एक स्टेट पंचायत राज का इंस्टीट्यूशन है। सर रूरल डेवलपमेंट और पंचायत में क्या फ़र्क है? इसी बेसिकली रूरल डेवलपमेंट में एक गांव को कैसे डेवलप करना है उसको फोकस होता है, कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम्स होता है। वेराज पंचायत में इलेक्टेड बॉडी के द्वारा जो आप चलाते हैं दैट इज पंचायत राज का होता है। सो कुछ पर्टिकुलर चीजों में पंचायत का हो सकता है रोल ही ना हो डायरेक्टली भारत सरकार की तरफ से या स्टेट की तरफ से डायरेक्टली रूरल एरियाज को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इरिगेशन चैनल्स हैं, वो सारे चीज में हो सकता है पंचायत का वहाँ रोल ना हो या ओनली रिकमेंडेटरी रोल हो सकता है। सो रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत में काफी नजदीक भी है बट डिफरेंसेस भी है। ठीक है, हर चीज इलेक्टेड बॉडी के द्वारा ही ये जरूरी नहीं है। जो इलेक्टेड बॉडी के द्वारा होते हैं वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में हम गिनते हैं। ओके, जो फॉर द प्रेजेंट हम टोटल गांव का बात करते हैं। ये जो HIRD है और जो हमारा इंस्टीट्यूट है जो नीलोखेड़ी में है, वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को रेगुलरली बुला के डिफरेंट सरपंचेस को, पंचेस को, पंचायत समिति मेंबर्स को, जिला परिषद का मेंबर्स को, सरपंचेस को, सारी जिला परिषद चेयरमैन को, सबको फर्स्ट ऑफ ऑल नीड्स असेसमेंट कैरी आउट करते हैं कि क्या नीड्स है, इनको क्या बताना चाहिए। खासतौर पर इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट फ्रेश इंडक्टीज होते हैं, उनको हो सकता है कि उनको नॉलेज बहुत कम हो, उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, अपने ड्यूटीज के बारे में, ये स्ट्रक्चर क्या है, फंड्स कहाँ से आते हैं, किन पर खर्च कर सकते हैं, प्रोसीजर्स क्या है, ये जो चर्चा होती है, ये सारे चीज हम स्किल्स उनको इम्पार्ट करते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। बट साथ के साथ कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ काम करना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल ग्राम सचिव हैं, BDOs हैं या उनका जो स्टाफ है वो भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑफिशियल्स का और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नीड्स असेसमेंट कैरी आउट करके रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग्स देना है, ये हमारा इंस्टीट्यूशंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें कमीशन ने क्या कमियां पाई सर, मतलब गैप्स क्या हैं? हमने ये जनरली ये महसूस किया है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि उनको ये नहीं पता होता है कि मैं इलेक्टेड हो गया आ गया हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरा ड्यूटीज क्या है। हो सकता है कर्सरी तौर पर उनको पता हो बट डिटेल में नहीं पता हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट या लीगल प्रोविजंस के बारे में, या अकाउंट्स के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में, रोल ऑफ सरपंच का क्या है, रोल ऑफ मेंबर्स क्या है, रोल ऑफ ग्राम सचिव क्या है, हो सकता ना हो। सो इसलिए ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, स्किल प्रोग्राम्स है, नॉट ओनली फ्रेश होके आने के बाद बीच बीच में भी हमको इनको ट्रेनिंग देने की बहुत ज़रूरत है। सो हमने ये महसूस किया था कि ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अलावा NGOs को भी हमने कहा था कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको भी हम इन्वॉल्व करना चाहिए, मिलजुल के, सब मिलजुल के Right. सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ग्राम पंचायत का नंबर बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल में 80-90 थाउजेंड्स के आसपास है। Right. So, इतने लोगों को हर जगह हर बार रेगुलरली ट्रेनिंग देना इट्स ए मैमथ टास्क। सो इसलिए नॉट ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, NGOs भी और अदर इंस्टीट्यूशंस भी मिलजुल के इसको करना चाहिए।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इंस्टीट्यूशनलाइज सिस्टम्स ताकि लोकल बॉडीज जो हैं वो डिपेंडेंट स्टेट गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा ना रहें एंड दे कलेक्ट देयर ओन रेवेन्यू। मतलब पहले इस पे बात हुई है ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू पे, पर कहीं ना कहीं सवाल ये है कि क्या हम कोई सिस्टम ऐसा बना सकते हैं कुछ रिफॉर्म करके जिससे इसकी एक नई शुरुआत हो। इसी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में मैं एट प्रेजेंट ये कह सकता हूँ कि जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना इटसेल्फ इज अ मेजर चैलेंज। ये नहीं है कि कोई नया स्ट्रक्चर हम खड़ा कर दें और उसमें हम देख लें कि वो आने के बाद ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। उससे बेटर है जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, इनको सही ढंग से फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए उसको सही ढंग से पालना करें। आई एम श्योर डेफिनेट इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, क्योंकि जैसा जैसा हमको कोई चैलेंजेस नजर आते हैं, कोई नया इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तरह से इश्यू करते रहते हैं। सो जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, पॉलिसीज है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, ऑफिसर्स को रेगुलर तौर पर उनको ट्रेनिंग है, स्किलिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है। दिस शुड बी एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये नहीं है 5 साल तक एक बार शुरुआत में दे दिया और 5 साल तक चुप हो गए, बड़ा अच्छा ट्रेंड है, ये अपने आप कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ जैसा जैसा भारत सरकार ने अभी डिजिटल ट्रेनिंग के ऊपर भी काफी फोकस कर रही है। सो परहैप्स टाइम हैज कम व्हेन नॉट ओनली फिजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल स्किलिंग के साथ साथ डिजिटल मोड के यूज करते हुए इतने लोगों को रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग और स्किलिंग इम्पार्ट करना बहुत जरूरी है। राइट सर। सर हर स्टेट कमीशंस रिकमेंडेशंस दे देता है, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन वीक रहती है जैसा, और ये सीएफसी जो केंद्र के फाइनेंस कमीशन है उनका भी यही है और स्टेट का भी यही है। तो कोई फॉलो अप सिस्टम्स जो चेक करे कि रिकमेंडेशंस को, शायद आपके कमीशन की रिपोर्ट में भी कहीं ऐसा मेंशन है, तो उसके बारे में कुछ बताएं सर। हमने 2 मेजर रिकमेंडेशंस इसमें किया था कि पहले ये होता था कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देने के बाद, सरकार इसका एक्सेप्ट करने के बाद उसको सही ढंग से क्या पालना हो रही है, नहीं हो रही है, वो काफ़ी वीक था पहले। हमने ये 2 चीज़ रिकमेंड किया है। एक है कि विधानसभा में ऑलरेडी एक विधानसभा कमिटी है ऑन लोकल बॉडीज। हमने ये रिकमेंड किया था कि विधानसभा का जो कमिटी है उस कमिटी का एक वन ऑफ द एडिशनल मैंडेट्स ये भी देना चाहिए कि जितने भी फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस है, उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इफ वंस दिस कमिटी स्टार्ट्स रिव्यूइंग विद द कंसर्न डिपार्टमेंट्स, काफी फर्क पड़ सकता है। एक्सीलेंट। दूसरा हमने ये रिकमेंड किया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक कोई सेल बना दीजिए, एसएफसी सेल कहे, कोई भी नाम दे दीजिए। उस सेल बिटवीन वन कमीशन एंड अनदर कमीशन के बीच में जो 5 साल का जो गैप है, ये एसएफसी सेल एक परमानेंट तौर पर होना चाहिए। वो रेगुलरली डेटा इकट्ठा करना चाहिए। उसको थ्रू स्वर्ण जयंती जो फिजिकल मैनेजमेंट बॉडी से हमने इंस्टीट्यूशन खड़ा किया था, सो हमने कहा था उसको मदद लेते हुए कि डेटा इकट्ठा करें, एनालाइज करें, सूटेबली डिपार्टमेंट्स को गाइड करें। एक परमानेंट एक सेल भी एसएफसी सेल फाइनेंस डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश करने के लिए हमने रेकमेंड किया था। सो सर वी आर मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। आप सर पब्लिक लीडर्स को और पॉलिसी प्रोफेशनल्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर वो डेमोक्रेसी को, ग्रास रूट्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो कैसे वो आगे बढ़ें? मेरा ये मानना है, सिचुएशन को ड्रास्टिकली इम्प्रूव करना है तो 2 चीज के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है, आपने सही कहा है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि इलेक्टेड हो गया है, आप बन गए हैं, बट डे टू डे मैटर्स में हो सकता है कि आपको फीडबैक है, आप कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ कमी है, कहाँ ठीक से हो रहा है, किसको एंकरेज करना चाहिए, किसको डिस्करेज करना चाहिए, ये रेगुलर फीडबैक चाहिए। तो ये नहीं है 5 साल एक बार इलेक्ट हो गया, पार्षद हो गया, उनको सब कुछ नॉलेज है और 5 साल तक ये नॉलेज सफिशिएंट है, ये मैं नहीं मानता। जैसा सपोज आपने, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि एक पार्षद है,
पार्षद को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ, सिटीजन्स के साथ रेगुलरली मीट करना चाहिए, बात करना चाहिए। अब चाहे डिजिटल मोड हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे एनी अदर मेथड, फिजिकली मिलना हो, रेगुलर फीडबैक, क्या इस एरिया में सब ठीक चल रहा है, पानी आ रहा है, नहीं आ रहा है, सड़क टूटा हुआ है, कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का रेगुलर फीडबैक बिटवीन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द कॉमन मैन, ये एस्टेब्लिश ऑन ए रेगुलर बेसिस इंस्टीट्यूशनल तौर पर कर सकता और भी अच्छा है। कोई मीटिंग्स करें, पर्टिकुलर डे फिक्स कर दे, हर ट्यूसडे में मिलूंगा या सेकंड ट्यूसडे मिलूंगा, ये जो भी डेट है वो, ताकि लोगों को भी पता हो, मैं जाके मेरे पार्षद से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, या ये इनका ईमेल एड्रेस है या इनका व्हाट्सएप नंबर है, मैं रेगुलरली उनको पोस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली ऑफिसर्स के साथ भी, कि जो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉमन मैन, चाहे वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे अदर पब्लिक हो, चाहे एनजीओस हो, चाहे कोई भी हो, बिटवीन अल्टीमेट जिनको बेनिफिट मिलना है प्लस, और जिनका जो इम्प्लीमेंट करते समय हमारा पार्षद हो, चाहे म्युनिसिपल कमिश्नर हो या कोई भी बॉडी हो, इन दोनों का पार्ट्स के बीच में रेगुलर इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं दूसरा एक हमेशा रिकमेंड करता हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड लोकल बॉडीज का, फॉर एग्जांपल अर्बन लोकल बॉडी ले लीजिए, उनको व्हाट इज देयर फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी है क्लीनलीनेस मेंटेन करना, सीवरेज सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या पार्क सही ढंग से मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, ड्रेनेज में ठीक से पानी फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस टाइप की जो फंडामेंटल चीज है उसके ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए। ये नहीं है हमेशा कोई फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, चलो वो भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो कॉमन मैन को डेली बेसिस पर जो उनका इफेक्ट होता है उनके ऊपर जो फोकस होना चाहिए, इसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। जो फंडामेंटल बेसिक थिंग्स है विच अर्बन लोकल बॉडी से पब्लिक कॉमन मैन एक्सपेक्ट करते हैं, उनके ऊपर भी 50% कम से कम ध्यान इसके ऊपर हो। बाकी चीज के चाहे लाइब्रेरी बनाओ, फ्लाईओवर्स बनाना हो, कनेक्टिविटी, मेट्रो, बड़े बड़े चीज बात करें, जरूर करें, बट फंडामेंटल चीज के ऊपर जिसके बेसिस पर ये इलेक्शंस हुई हैं, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। सर एक सवाल और आ गया दिमाग में, जैसे हम गुड़गांव में बैठे हैं तो कुछ साल पहले एक पॉलिटिकल नैरेटिव चला, 7-8 साल पहले, कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग से होगा, तो जो फाइल्स, जो नगर निगम की फाइलें जो चंडीगढ़ जाती हैं आती हैं उसमें समय लगता है, तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई 2017 में GMDA नाम से, और फिर वो फरीदाबाद में FMDA, मेरे ख्याल पंचकुला में बन गई है, सोनीपत में बन गई है, कई शहरों में बन गई है। तो उसका मोटा मतलब ये है कि शहर के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो GMDA या FMDA कर रही है, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है, और जो इलेक्टेड बॉडी है वो कंपैरेटिवली छोटे प्रोजेक्ट कर रही है। तो उस पे क्या ओपिनियन है, क्या ये सही दिशा में कदम जा रहा है सर, या एक ही बॉडी ठीक थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है कि मैं ये फील करता हूँ कि सरकार का जो फैसला है काफ़ी सोच समझ के डेफिनेटली किए होंगे, लोगों का इंटरेस्ट के, सिटीजन्स का इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया है। एनीवे, मैं ये कह सकता हूँ इस स्टेज पर कि कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स होना चाहिए कि एक दूसरे को मदद करें, बट मैं इस पॉइंट पर ज़रूर बिलीव करता हूँ कि जो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक अर्बन एरिया के लिए वो इलेक्टेड बॉडी का होना चाहिए। इनफैक्ट मेयर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, दे मस्ट बी द फाइनल अथॉरिटी। और डेवलपमेंट अथॉरिटीज, चाहे वो GMDA बात करे, HSVP बात करे, HSIDC बात करे, X बात करे, अपने अपने एरिया में बात करे, वो सपोर्टिव रोल में होना चाहिए, वो सपोर्ट करें, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का और ये अर्बन लोकल बॉडीज का होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, और मेरे ख्याल में जो भी सोच समझ के जो किया गया है वो उसी पैटर्न में होना चाहिए। सो लेट देम कॉम्प्लीमेंट, जिस एरियाज में इनका कॉम्पिटेंसी नहीं है उनका मदद लें, और जिन एरिया में अच्छा काम कर सकते हैं ये खुद करें। राइट, ऑन दैट नोट हम थैंक यू करना चाहेंगे राघवेंद्र राव जी का और अपने दर्शकों का कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतनी देर से, और मिशन 7374 इसी प्रकार के इंटरव्यूज़ इंटेलेक्चुअल्स के, स्कॉलर्स के,
आईएएस अधिकारियों के जो सेवा में हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और अन्य किस्म के जो भी लोग हैं जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पे और अर्बन लोकल बॉडीज़ पे कुछ बताना चाहते हैं जनता को, तो उनका इंटरव्यू हम करके आपसे जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।